हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड 9th में सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर 2 जीवन की मौलिक इकाई, अपने यहाँ तक इसके 5 अंगों के बारे में सीख चुके थे। 5 अंगों के बारे में सीख चुके थे। अब आपका 6वां अंग आ जाएगा रसधानियाँ। क्या आएगा? रसधानियाँ। तो रसधानियाँ का मतलब कहाँ पे होती है, क्या कार्य करती है और उसका अपने प्राणियों में और जंतुओं में उसका क्या उपयोग है, ये वनस्पतियों ने पादप कोशों में क्या उपयोग है अपने देखते हैं। देखो, रसधानियाँ टॉपिक डाला है। रसधानियाँ ठोस एवं तरल। रसधानियाँ ठोस व तरल पदार्थ का संग्रह थैलियाँ होती है। रसधानियाँ क्या करती है? जो भी सजीव होते हैं उसके अंदर जो ठोस पदार्थ होते हैं और जो तरल पदार्थ में आप जानते ही हो, प्रवाही पानी और भी सारे जो तत्व पाए जाते हैं, प्रवाही वो, और फिर ठोस यानी भोजन और भी अन्य चीज़ें जो उसमें पाई जाती हैं, उनको ये संग्रह करता है। ये क्या करता है? संग्रह करता है। इसलिए ये संग्राहक थैलियाँ भी कहा जाता है। रसधानियों क्या कहा जाता है? संग्राहक थैलियाँ भी जाती है। क्वेश्चन बनता है कि रसधानियों को संग्राहक थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो करता क्या है? रसधानियाँ ठोस एवं तरल पदार्थों को संग्रह करता है, इसलिए संग्राहक थैलियाँ कहते हैं। इनका आकार मतलब साइज, इनका आकार है, इनकी साइज पादप कोशिकाओं में बड़ा होता है। पादप कोशिका में मैंने आपको जब आकृति समझाई थी पादप कोशिकाओं की, तो उसके अंदर मैंने रसधानियाँ बीचों बीच बहुत बड़ी बनाई थी। यानी रसधानियाँ का आकार सबसे ज़्यादा था पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं का मतलब पेड़ पौधे वगैरह, वृक्ष, इन्हें कहेंगे पादप कोशिका में बड़ा। और जंतु कोशिकाओं में, जंतु कोशिका यानी मैं, आप, मानव, सभी लोग जंतु हैं। चींटी, हाथी, घोड़ा, जो भी समझ लो, मछली, सभी पदार्थ जंतु हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो रसधानियाँ होती है वो क्या होती है? बहुत छोटी होती है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत ही छोटी होती है। तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बड़ी होती है और जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती है। तो ये आपका एक पूरा हुआ पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे, एक कोश की जीव जैसे अमीबा वगैरह, अमीबा में रसधानी में खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है। जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ। ये मान लो आपका अमीबा है, इस तरह से ये अमीबा है। ये अमीबा के बीचों भी रसधानियाँ पाई जाती है। ये अमीबा है, इसके बीच क्या बोलते हैं? इसे रसधानियाँ। तो इसका काम क्या मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल देकर। मान लो कि उसके पास कोई भी एक जंतु आया, इधर पे कोई भी जंतु आया, तो करेगा क्या? ये अपनी जो पादकूट है जिसको बड़ा घटा सकता है, तो वो ऐसे इस तरह कर लेगा, इसको बढ़ा लेगा। बढ़ाने से क्या होगा? ये जंतु इधर जाएगा और ये फिर इसको अंदर इस तरह से बंद कर लेगा। बंद करने के बाद ये निकल तो सकता ही नहीं है। फिर ये तरल पदार्थों के माध्यम से ये कहाँ चला जाएगा? इधर से इधर आ जाएगा और इधर से ये अपनी रसधानी में इसको ले लेगा और लेकर क्या करेगा? उसका पाचन कर लेगा। क्या कर लेगा? पाचन कर लेगा। तो इसने क्या किया? और पाचन करके जो खाद्य पदार्थ है वो रसधानी में इकट्ठा कर लेगा, जिससे वे सभी कोशिकाओं को भेज सके। जिसकी आवश्यकता के अनुसार सभी कोशिकाओं को ये खाद्य पदार्थों के जो पोषक तत्व वो भेज सके। फिर क्या करेगा? इससे जो पचाने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं, अवशिष्ट यानी जो कचरा बचता है, उसको क्या करेगा? ये इसी के द्वारा, देह के द्वारा बाहर निकाल देगा। तो इस तरह क्या करता है? ये एक कोश की जीव अमीबा की रसधानी क्या है? खाद्य पदार्थों का क्या संग्रह कर दिया। एग्जाम्पल अपने देख सकते हैं। उसके बाद आपका कार्य क्या है इसका? तो ये विभिन्न पदार्थों के संग्रह का कार्य करती है, मतलब सभी पदार्थों का संग्रह करती है। तरल और ठोस पदार्थों का संग्रह करती है। तो फिर यहाँ पर जैसे उनका नाम लिखा अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल एक अम्ल होता है जो अमोनिया पाया जाता है, अमीनो अम्ल। और दूसरा है शर्करा। शर्करा को ग्लूकोज, चीनी भी कहा जाता है। सिंपल भाषा में आप उसे चीनी कहते हैं। तो वो ग्लूकोज को क्या करता है? संग्रह कर लेता है। कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल यानी जो अम्ल होते हैं लेकिन उसमें कार्बन की मात्रा वाले होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जो बने होते हैं अम्ल, वो को भी संग्रह करता है। प्रोटीन महत्वपूर्ण घटक है शरीर के लिए, जंतुओं के लिए, क्योंकि उसका विकास करता है और सभी एटीपी बनाता है और उससे ऊर्जा प्रदान करता है। इस तरह से ये कार्य इसका हो गया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है, कोशिका को कठोरता प्रदान करता है, मतलब कोशिकाएं मजबूत बनती है।
कोशिका क्या होती है, मजबूत बनती है, मजबूत कोशिकाएं होती है। तो इस तरह अपने कोशिकाओं को मजबूत करता है। फिर इसका तीसरा, अतिरिक्त जल तथा अवशिष्ट पदार्थों को, अतिरिक्त जल तथा अवशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का भी कार्य करता है। अभी मैंने एग्जाम्पल में दिया था कि इधर पे जो पचा लिया था उसने अमीबा के अंदर, अमीबा के अंदर जो उसने खोरा भोजन पचा लिया था, उसका जो अवशिष्ट पदार्थ कचरा, उसको क्या करता है, ये बाहर कर देता है। तो इस तरह से ये अधिक जल हो तो भी उसे बाहर करता है। जैसे किसी कोशिका में ज़्यादा जल हो गया जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो काम में नहीं है उसके कोशिका के लिए, उसको क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा, और अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल। तो इस तरह से ये टॉपिक रसदानी का आपका पूरा होता है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए, अपने 6 अंगों के बारे में सीख चुके अभी तक। अब अपने को जो मुख्य अंग अंत में बचा वो राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में सीखना है। तो राइबोसोम क्या है, ये सूक्ष्म कण है, ये बहुत सूक्ष्म कण है। ये आपको क्या है, दिखाई नहीं देता पर होता जरूर है इसमें। अब देखो, जो अमीनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण करता है, एक अमीनो अम्ल होता है, पदार्थ का नाम है, वो क्या करता है, जो अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल इसमें पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है, राइबोसोम से। किसमें पाया जाता है, राइबोसोम में एक अमीनो अम्ल पाया जाता है। वो क्या करता है, से प्रोटीन संश्लेषण करता है, वो प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। दोबारा देख सकते हो, ये सूक्ष्म कण है राइबोसोम, जो अमीनो अम्ल से, यानी राइबोसोम के अमीनो अम्ल से क्या करता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का बहुत सारा काम होता है, जो आपके सभी अंगों को जरूरत पड़ती है, उसका संश्लेषण करता है, मतलब बांटता है, इधर उधर फैलाता है। सभी तरह के प्रोटीन, जैसे भी प्रोटीन है, का निर्माण राइबोसोम से द्वारा ही किया जाता है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं, वो प्रोटीन का निर्माण यानी बनाना, उसको पूरा करना किसका काम है, राइबोसोम द्वारा ही किया जाता है। अंतिम बचा ये अंतर्द्रव्यी जालिका। 2 प्रकार की अंतर्द्रव्यी जालिका थी आपकी, एक थी RER और एक थी SER। 2 प्रकार की अंतर्जाली, एक थी रफ और एक थी सॉफ्ट। R का मतलब रफ होता है, खुरदरी अंतर्जालिका, और S मतलब सॉफ्ट, यानी सॉफ्ट अंतर्द्रव्यी जालिका। तो इस तरह से किसका निर्माण करेगा, ये RER के लिए है। तो देखो इधर लिखा अंतर्द्रव्यी जालिका, यानी RER के ऊपर। अंतर्जालिका यानी किसके ऊपर, 2 प्रकार की जालिका होती है। तो RER की सतह पर, यानी उसकी ऊपरी सतह पर माइटोकॉन्ड्रिया, जो मैंने आपको सिखा जो दिया हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और फिर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हरित लवक होता है, वो पत्तियों में पाया जाता है, जिससे क्या है कि पत्तियों का रंग हरा होता है, इसी के द्वारा में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, देखो फिर से देख सकते हो, अंतर्द्रव्यी जालिका यानी RER पे पाया जाता है, इस पे पाया जाता है, पर इस पे नहीं पाया जाता, ध्यान रखने का। सतह पर माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपको समझा दिया गया है, तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इस तरह से आपका राइबोसोम अंतिम आपका घटक पूरा हो जाता है। तो चलो विद्यार्थी में तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।